पिछली क्लास में हमने होमोजीनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना सीखा था। आज हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन क्या है आपकी नॉन होमोजीनियस। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड में इधर इस बार 0 0 0 नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का तरीका मैं पीछे आपको बता चुका था कि x का कोफिशिएंट, ये पूरा आपका x का कोफिशिएंट है। यहाँ पर देख सकते हैं 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो ये 1 1 आ गया। ये आपका कॉलम y में कोफिशिएंट है, y के कोफिशिएंट -1 1 और -1 ये आ गया। और ये वाला आपका z का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पर आपको अननोन दिखाई दे रहे हैं x y z, उनका हमने एक कॉलम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लिया। और लास्ट में हम इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने यहाँ पे रखा था 0 0 0, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में वहाँ पे 0 0 0 था, लेकिन इस बार यहाँ पे 962 है तो यहाँ पे 962 हम लिखेंगे। तो ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर A आपका हो जाएगा ये मैट्रिक्स, X क्या होगा ये वाला मैट्रिक्स, और B क्या होगा ये वाला मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। अब ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम दो मैट्रिक्स कौन कौन से A और B, इन दोनों को अगर मर्ज करके लिखें, यही हमारा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, मर्ज कैसे करेंगे, आपका A तो पूरा रहेगा, साथ के साथ B भी लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने B भी साइड में यहाँ पर लिख लिया A के साथ। और A और B को हमें पता चलेगा कि ये अलग अलग हैं, तो इसमें बीच में इस तरह से हम डॉट डॉट भी कर देते हैं। तो ये आपका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसको आपको बनाना है इचेलियन फॉर्म। बाकी सारा काम जैसे हमने पीछे किया था सेम ऐसे ही होना। ठीक है, तो इचेलियन फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं, हम पहले इस वाले एलिमेंट को लेकर के इसको पहले 1 बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के एलिमेंट को 1 बनाते हैं। अब 1 बनाने के तरीके, या तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड, यहाँ पे पूरी रो को 2 से डिवाइड करो, फिर आपका फ्रैक्शन में आएगा। इससे अच्छा है कि आप या तो यहाँ पे पहले से ही 1 बना हुआ है, यहाँ पे भी पहले से 1 है, तो या तो इससे इसको एक्सचेंज कर दो या फिर इसको इससे एक्सचेंज कर दो। तो मैंने जो किया है यहाँ पर वो R2 को एक्सचेंज किया R1 से। ठीक है, ये कर दिया। तो R2 ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो पूरी रो चेंज होगी। अब नेक्स्ट काम क्या होता है कि इसकी हेल्प से, 1 की हेल्प से इस कॉलम में जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है उनको 0 बनाना। तो इसको तो डायरेक्ट इसमें से माइनस ही कर दो, थर्ड रो को फर्स्ट को माइनस कर दो थर्ड में से। और अगर आपको यहाँ पर 0 लाना है तो 2 की मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें माइनस कर दो। मैंने दोनों तरफ यहाँ पर ऑपरेशन लिखे हुए हैं, R2 = R2 - 2R1, और यहाँ पे R3 = R3 - R1। तो ये क्या है यहाँ पर। इसके बाद जो मैट्रिक्स मिलती है वो हमारी है ये। ठीक है, ये 0 हो जाएगा और बाकी जब ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आपकी मैट्रिक्स इस तरह से मिल जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से -3 की हेल्प से इसको भी 0 बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यही किया, आप इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस पूरी रो को हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 से डिवाइड किया और फिर -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर तो इसको फिर इसमें जोड़ा हमने, जोड़ने से माइनस किया यहाँ पर इसको हमने इसमें, तो होगा क्या कि ये आपका पूरा 0 हो जाएगा और फाइनली आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब आप देख सकते हैं इससे आगे हम इसको इचेलियन और रिड्यूस नहीं कर सकते, और 0 हम यहाँ पर नहीं ला सकते। जैसे कि एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पर ये 2 आया, यहाँ पर ये 0 आया, तो इसका इचेलियन फॉर्म पे कोई भी यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 0 लीडिंग एलिमेंट के बाद आया। ठीक है, अगर ये 0 इससे पहले होता तब इसमें इचेलियन फॉर्म पे इसका असर पड़ता, लेकिन अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लीडिंग एलिमेंट के बाद 0 आती हैं उनका कोई इतना ज़्यादा महत्व नहीं होता, इम्पोर्टेंस नहीं होती है। अब यहाँ पर हम लास्ट पहुँच चुके हैं
देखना है कि सॉल्यूशन यहाँ पर यूनिक आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, या फिर नो सॉल्यूशन आएगा। आपने पहले भी नाम सुने होंगे, जब आप दो इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो वहाँ भी आपने सुना होगा कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, या फिर यूनिक, इनफाइनाइट और नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें आती हैं, ठीक है, काम तो वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, इक्वेशन ज़्यादा हो गई और अननोन ज़्यादा हो गया। अब कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर ये यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन? उसके लिए आपको एक छोटी सी चीज़ याद रखनी होगी। यहाँ पर ये रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। अगर ये वाला केस बन रहा है तो आपका होता है यूनिक सॉल्यूशन। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये पूरा मैट्रिक्स आपका ए है, ठीक, ठीक है। हमने क्या किया था, ए में ये ए और बी को मर्ज करके लिखा था, तो इतना मैट्रिक्स तो हमारा क्या है, ए ही है ये। अब ये मैट्रिक्स ए है और इसकी रैंक क्या होगी, हम पीछे निकालते हुए आए हैं काफ़ी। इसमें आप नॉन जीरो रो देखिए 3, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगी ए, यहाँ पर ए की 3। अब रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स कौन सा, ये पूरा ही है, ये जो कंबाइंड फॉर्म है ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। इसकी रैंक भी आप देख सकते हो, यहाँ पर नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 3, इसकी भी रैंक यहाँ पे 3 है। और अब आपका आता है नंबर ऑफ अननोन, इसको भी देखते हैं कितने अननोन थे हमारे ऊपर, एक्स वाई जेड 3 अननोन थे, तो ये भी हमारा क्या हुआ, 3 आ गया, ठीक। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी यहाँ पर। इसका मतलब हुआ ये कि आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा यूनिक, ठीक है, यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब यहाँ पर आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस होगा, कब आपका नो सॉल्यूशन का केस होगा। फिलहाल तो यहाँ पर ये यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। अब आपको जैसे पीछे किया था हमने सेम वही करना है। आप क्या करोगे, सिंपली ये जो आपका इचेलियन फॉर्म बन के आई ए मैट्रिक्स, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो ए मैट्रिक्स आई है ये वाली, इसको अब सेपरेट करते हैं और यहाँ पर अलग लिख लेते हैं, इसके साथ एक्स वाई जेड करते हैं, और जो बाकी इधर वाली मैट्रिक्स थी कॉलम मैट्रिक्स, उसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो x के साथ 1 की मल्टीप्लाई, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, और किसके बराबर आएगा, ये आपका 6 के बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। दूसरे में 0 की मल्टीप्लाई x के साथ जो 0 आएगा, ठीक है, -3 की मल्टीप्लाई y के साथ -3y आएगा, और 1 की मल्टीप्लाई z के साथ तो z आ जाएगा इक्वल टू -3, किसके साथ, ये आपका -3 है, ठीक है, -3 आ गया। और लास्ट में आपका x के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसकी y के साथ, ये तो 0 0 आ जाएगा, और ये आपका -2/3 z इज इक्वल टू -2। तो इनको अब आसानी से हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, यूनिक वैल्यू जो आएंगी वो आएगी x1 y2 z3। और आपको एक चीज़ ये पता होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं, ठीक है। जब हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस होता है तब हम उसे बोलते हैं कि वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन वाला केस। लेकिन अगर आपका यहाँ पर मैनी वन मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा हो, मैनी सॉल्यूशन आ रहे हो, या फिर यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा हो, मतलब आपको हर हाल में सॉल्यूशन तो मिल ही रहा है, चाहे इनफाइनाइट मिल रहे हो चाहे एक मिल रहा हो, तो वो आता है आपका कंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर अगर पूछा जाए तो आप इस तरह से भी बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दी हैं, 3 आपको अननोन दिए हैं। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, ये आपका x का कोफिशिएंट, ये वाला कॉलम y का कोफिशिएंट और ये वाला कॉलम z का कोफिशिएंट। यहाँ पे इधर आप लिखोगे x y z और इधर आपकी 4 6 7 9 ये आप वैल्यू लिख लोगे। फिर इसके बाद जैसे ऊपर क्या था, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लोगे, यहाँ पर ये बना लिया।
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। यहाँ पर हमने ए तो था ही पूरा, साथ के साथ इसको बी के साथ जोड़ दिया। अब क्योंकि यहाँ पे 1 चाहिए और आप देखोगे पूरी रो में सिर्फ 1 तो यही है, यहाँ पर भी -1 है, लेकिन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको पहले तो चेंज करेंगे, ठीक है, 4 से 1 को चेंज करेंगे, कर दिया हमने नेक्स्ट स्टेप में। इसके बाद इस -1 की हेल्प से बाकी को बनाएंगे 0, इस रो के बाकी एलिमेंट को 0, मतलब 3, यहाँ पे भी 0 0 0। इसके लिए जो भी यहाँ पर ऑपरेशन लग रहे हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये पूरी यहाँ पे कॉलम 0 हो गया, ठीक है, फर्स्ट स्टेप है कंप्लीट। अब इसको क्या करेंगे, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे। यहाँ पे रो चेंज करी हमने R4 से R2, क्योंकि यहाँ पर 1 ले जाएंगे, हमें वैसे भी 1 बनाना पड़ता है लीडिंग एलिमेंट, तो पहले से ही बना बनाया है, तो हमें इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप, आपका नेक्स्ट जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा। इसके बाद इस 1 की हेल्प से बनाएंगे इससे नीचे वाले कॉलम में जितने भी एलिमेंट हैं उनको 0। तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, जिसका ऑपरेशन यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये पूरा आ गया। अब लास्ट में आप देखोगे ये भी 0 अपना आप ही हो जाएगा। तो बेसिकली अब हमारी इचेलियन फॉर्म इससे नीचे और हम 0 नहीं ला सकते इस फॉर्म में। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा इसको एनालाइज करते हैं। ये हमारी है पूरी मैट्रिक्स ए, और अभी फ़िलहाल अगर हम बात करते हैं तो ए की रैंक क्या होगी। अब यहाँ पर ये नॉन जीरो रो 1 2 3, ठीक है, रैंक इसकी ए की 3 होगी, चौथी आपकी पूरी 0 हो रही है। चलिए ये तो हो गया। अब हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात करते हैं। ये पूरा आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर नॉन जीरो रो ढूंढिए, ये भी, ये भी, ये भी, चारों नॉन जीरो रो हैं। अब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल नहीं, 3 4 के बराबर नहीं होता। तो मतलब ये केस हमारा यहाँ पर फेल हो गया। और ऐसा केस जिसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू मैट्रिक्स ए भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के हो जाए, तो वो केस होता है नो सॉल्यूशन का। तो आपका ये हुआ इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं, ये अगर रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है तो हम बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट है इक्वेशंस, या फिर नो सॉल्यूशन वाला केस है आपका। इसके बाद हम जब नो सॉल्यूशन है तो आगे हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेंगी ही नहीं, ठीक है। तो ये हो चुका आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन दी गई है 4। सबसे पहले आप क्या करोगे, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लोगे इक्वेशन को, ये एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई और ये जेड, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, एक्स वाई जेड ये आपका यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन, और इधर आपका आ जाएगा ये कांस्टेंट वैल्यूज़। इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है, इसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यहाँ पे निकाल लिया जो कि ये आया आपका। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या लगाए, ऑपरेशंस, इसकी हेल्प से किया, इससे नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं इस कॉलम में उनको 0, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं क्या क्या कर लगाना। 0 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से इससे बनाने हैं इसके नीचे वाले 0, तो यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया। इसके बाद अब और कोई 0 हम नहीं बना सकते फॉर इचेलियन फॉर्म। तो फाइनल हमारे पास मैट्रिक्स ये आ गई। अब ज़रा इसको एनालाइज कर लेते हैं कि कौन सा केस हमारे यहाँ पर बनने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है ए,
ये वाली, इसकी रैंक ज़रा पता कीजिए कितनी है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 और 2, तो रैंक तो यहाँ पर 2 आ गई इसकी। सेकंड काम क्या होता है अब हमारा, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालना। तो ये हमारा पूरा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, इसकी आप रैंक देखिए तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो यहाँ पर भी 2 है, तो ये तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, ये दोनों 2 आ गया। अब नंबर ऑफ अननोन देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जब हम यहाँ पर ऊपर वाला जब लिया था तो वहाँ पर हमने यहीं पर कट कर दिया था, तो जब यहाँ पर हमारा नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया था तब हम वहाँ पर नंबर ऑफ अननोन नहीं देखते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इक्वल टू वाला आ गया है तो नंबर ऑफ अननोन भी देखने होंगे हमें यहाँ पर। नंबर ऑफ अननोन है यहाँ पर एक्स वाई जेड, 3 अननोन है। ठीक है, तो केस हमारा बन गया ये वाला। इस बार रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स तो ठीक है बराबर है, लेकिन जो नंबर ऑफ अननोन है वो उसके बराबर नहीं है। तो जब ऐसा केस आ जाए तब वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। ठीक है, यहाँ पर जो आपका बनेगा वो होगा कंसिस्टेंट तो होगा ही, साथ के साथ ये मैनी सॉल्यूशन यहाँ पे आएंगे आपके। अब इसके बाद आपको इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन दिखाने हैं आपको एग्ज़ाम में। उसके लिए आप क्या करोगे, जो मैंने आप पहले भी बताया था। ठीक है, यही वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। जो आपके पास मैट्रिक्स आई ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, ये है पूरी ए मैट्रिक्स। इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, इसके साथ नंबर ऑफ अननोन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अननोन ले लेंगे और इधर जो बना बी वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका बी यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ पर इनके साथ मल्टीप्लाई करके और इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई एक्स के साथ, इसकी वाई के साथ और इसकी जेड के साथ। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या आएगा 1। फिर आपकी यहाँ पर 0 की एक्स के साथ तो 0, 1 की वाई के साथ और 2 की जेड के साथ, तो 1 यहाँ पे आएगा y प्लस 2z इजिकल टू 3। बाकी आपका और कुछ नहीं बनेगा, 2 इक्वेशन बनेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को आपको सोल्व करना है और जाहिर सी बात है यहाँ पर आपको 3 माइनस टू एक आपका इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा, तो मतलब किसी ना किसी एक की वैल्यू तो आपको यहाँ पर रखनी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, z को c मान लेते हैं। आप x को मान सकते हैं, आप y को मान सकते हैं, लेकिन हम z को मान लेते हैं। ठीक है, z इजिकल टू c मान लिया, यहाँ पे रखा इस इक्वेशन में c और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, तो y इजिकल टू 3 माइनस 2c। अब इसमें रखेंगे। ठीक है, y की वैल्यू को उठा करके जो भी आई है इसको यहाँ पर रखेंगे और z की वैल्यू c यहाँ पर रखेंगे, तो आपकी x की वैल्यू आएगी x इजिकल टू -2 प्लस c। तो ये थे आपके कुछ सवाल जो कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पे बेस्ड थे।